नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की पड़ताल कर रहे हैं जिसका नाम शायद आपने सुना हो, अलीपुर द्वार। लेकिन ये सिर्फ नक्शे पर एक जगह या रेलवे स्टेशन नहीं है। इसके पीछे ना इतिहास की कई परतें हैं, संघर्ष की, समझौतों की कहानियां और एक अपनी अलग पहचान। हम आज जिस लेख को देख रहे हैं, अलीपुर द्वार अ गेटवेज रिच हिस्ट्री, वो इसी सफर पर ले जाता है। कैसे ये एक पुराने व्यापारिक रास्ते से आज भूटान और पूरे नॉर्थ ईस्ट का एक अहम दरवाजा बन गया है। तो आज हम इसी जानकारी को थोड़ा खंगालेंगे, समझेंगे कि अलीपुर द्वार की कहानी असल में है क्या। ये सिर्फ जमीन की कहानी नहीं है, ये कहानी है कि कैसे भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था सब मिलकर एक जगह की किस्मत बनाते हैं। सोचिए जरा, एक इलाका जो कभी घने जंगल थे, कई आदिवासी समुदायों का घर था, फिर भूटानी शासकों के असर में आया, फिर अंग्रेजों के लिए जरूरी बन गया। यहीं आजादी के सेनानियों ने कैद काटी और आज ये नेचर और कल्चर का एक संगम है। तो चलिए इसकी गहराइयों में उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं एकदम अतीत से। ध्यान रखता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम पुराना इतिहास देखें, पुराने नक्शे देखें, तो पता चलता है कि ये इलाका पहले कामतापुर राज्य का हिस्सा था, जिसे बाद में कोच राजवंश ने संभाला, और फिर ये कूच बिहार रियासत का एक अहम अंग बन गया। अच्छा। तो इसकी जड़ें तो क्षेत्र के बड़े राज्यों से जुड़ी हैं। और ये सिर्फ राजनीतिक सीमाएं नहीं थी, जैसा आपने कहा, ये घना जंगल था। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। ये सिर्फ राजाओं की जमीन नहीं थी, ये एक विशाल घना जंगली इलाका था। तराई के जंगल, जिन्हें हम डुआर्स भी कहते हैं। हाँ, डुआर्स। और इन जंगलों में सदियों से कई स्वदेशी समुदाय रह रहे थे, जैसे राभा, मैच, जिन्हें अब बोडो कहते हैं, टोटो, राजवंशी, उरांव, मुंडा, संथाल। ये सब लोग जंगल पर निर्भर थे। उनकी अपनी संस्कृति, अपनी जीवन शैली थी। तो एक तरफ ये समुदाय और जंगल, दूसरी तरफ बड़े राज्य। लेकिन इसकी एक और पहचान भी थी ना, जिसने शायद इसका भविष्य तय किया, वो व्यापार मार्ग वाली बात। बिल्कुल, यहीं से इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस सामने आती है। ये सिर्फ लोकल लोगों का घर नहीं था। ये एरिया, खासकर चिलापाटा के जंगल और बक्सा किले के पास से एक रास्ता गुजरता था, पुराना रास्ता, भूटान और उससे भी आगे तिब्बत तक। अच्छा, तिब्बत तक? हाँ, एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग था ये। सामान का आना जाना, लोगों का आना जाना, सदियों से। इसी ने इस जगह को सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एरिया नहीं, बल्कि एक कनेक्टिंग पॉइंट, एक द्वार, मतलब दरवाजा बना दिया। बक्सा किला, ये नाम बार बार आ रहा है। लगता है ये सिर्फ एक किला नहीं, इस कहानी का कोई खास किरदार है। इसका क्या इतिहास था? बक्सा किले की कहानी, सही कहा आपने, अलीपुर द्वार के इतिहास का आईना है। यह है भूटान की पहाड़ियों के ठीक नीचे, मैदानी इलाके के बॉर्डर पर। लोकेशन की वजह से यह बहुत स्ट्रेटेजिक था। ऐतिहासिक रूप से जो भूटानी शासक थे, ड्रुकदेव, वो इस किले का इस्तेमाल करते थे मैदानी इलाकों पर कंट्रोल रखने के लिए। कंट्रोल मतलब किस तरह का? टैक्स वगैरह? हाँ, बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक कंट्रोल। किले में भूटानी अफसर रहते थे। वो आसपास के मैदानों से टैक्स वसूलते थे, ट्रेड पे नजर रखते थे। एक तरह से भूटानी सत्ता का सिंबल था ये। तो जाहिर है तनाव रहता होगा। बिल्कुल। इस कंट्रोल को लेकर अक्सर तनाव और संघर्ष होता था, कभी लोकल कोच राजाओं से, कभी मैदानों के जमींदारों से। ये किला मतलब पावर का सेंटर था। और ये संघर्ष फिर सिर्फ लोकल लेवल तक नहीं रहा। अंग्रेजों के आने के बाद क्या हुआ? अंग्रेजों के आने से पूरा समीकरण ही बदल गया। 19वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी का असर तेजी से बढ़ रहा था। उनकी नज़र इस द्वार क्षेत्र पर पड़ी। उनके लिए ये सिर्फ भूटान का दरवाजा नहीं था। अच्छा, और क्या था? ये नॉर्थ ईस्ट में अपना प्रभाव बढ़ाने का जरिया था। ट्रेड रूट्स पर कब्जा करना था, और खासकर चाय जैसी कैश क्रॉप्स के लिए जमीन चाहिए थी। तो टकराव हुआ? हाँ, जरूर हुआ। अंग्रेजों और भूटान के बीच इस द्वार क्षेत्र पे कंट्रोल के लिए कई झड़पें हुई, छोटे बड़े युद्ध हुए, और ये सब अपने पीक पे पहुंचा 1864-65 के द्वार युद्ध में। ओके। ये एक डिसाइसिव युद्ध था। अंग्रेज जीत गए। और नतीजा? नतीजा था 1865 की सिंचुला की संधि। ये संधि एक मील का पत्थर है, समझिए। इस संधि में भूटान को मजबूरन अपना पूरा डुआर्स का क्षेत्र, जिसमें आज का अलीपुर द्वार भी है, हमेशा के लिए ब्रिटिश इंडिया को सौंपना पड़ा। ये सिर्फ जमीन देना नहीं था, ये पावर का ट्रांसफर था। भूटानी असर खत्म, ब्रिटिश राज शुरू।
तो इसी संधि के बाद अलीपुर द्वार एक शहर जैसा बनने लगा, और ये नाम अलीपुर द्वार, इसमें भी द्वार है, ये कैसे पड़ा? हाँ, सिंचुला संधि के बाद ही अंग्रेजों ने इसे एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। अलीपुर द्वार को एक सब डिवीजन हेडक्वार्टर बनाया गया। धीरे धीरे ये एक छोटा सा एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल सेंटर बन गया। जहां तक नाम की बात है, द्वार तो साफ है, भूटान का दरवाजा। हाँ बाकी अली और पुर, जी। इसके बारे में माना जाता है कि अली शायद किसी लोकल प्रभावशाली आदमी, जमींदार या किसी पीर संत का नाम रहा होगा। जी। और पुर मतलब बस्ती या शहर, अच्छा। तो मतलब हुआ अली की बसाई बस्ती, जो भूटान का दरवाजा है। नाम खुद ही कहानी कह रहा है। अंग्रेजों ने एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर तो बना दिया, पर व्यापार और इकोनॉमी पर क्या असर हुआ? सिर्फ कंट्रोल बदला या आर्थिक तस्वीर भी बदल गई? आर्थिक तस्वीर में एक बहुत बड़ा युगांतकारी बदलाव आया रेलवे के आने से। रेलवे कब? 1900 के आसपास, जब बंगाल असम रेलवे लाइन यहाँ से गुजरी और अलीपुर द्वार जंक्शन बना, तो इस जगह की जैसे काया पलट हो गई। ये अचानक पूर्वी भारत के नक्शे पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया। किस तरह से इंपॉर्टेंट? मतलब क्या जुड़ गया? ये जंक्शन जो था वो असम के चाय बागानों और तेल क्षेत्रों को जोड़ता था, बंगाल के बंदरगाहों और बाजारों से जोड़ता था, और बाकी भारत से भी। यहाँ से लकड़ी, चाय, जूट, दूसरा सामान बड़े पैमाने पर ढुलाई होने लगी। लोगों का आना जाना आसान हो गया। इसने न सिर्फ ट्रेड को कई गुना बढ़ाया, बल्कि इलाके के डेवलपमेंट को भी स्पीड दी। अलीपुर द्वार सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर नहीं रहा, एक जरूरी ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल हब बन गया। वो गेटवे वाली पहचान और पक्की हो गई। लेकिन इस विकास की कहानी के साथ साथ बक्सा किले की कहानी एक और मोड़ लेती है, और वो मोड़ शायद उतना अच्छा नहीं था। हाँ, ये विडंबना ही कहिए। वही बक्सा किला जो कभी भूटानी ताकत का सिंबल था, अंग्रेजी राज में उसकी पहचान बिल्कुल अलग और दुखद हो गई। अंग्रेजों ने उसकी मजबूत दीवारों और मुश्किल लोकेशन का इस्तेमाल किया भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को कैद रखने के लिए। ओह, डिटेंशन कैंप बना दिया। हाँ, एक कुख्यात डिटेंशन कैंप, नजरबंदी शिविर। किन लोगों को रखा जाता था वहाँ? बंगाल और भारत के दूसरे हिस्सों से लाए गए कई जाने माने क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी। इनमें युगांतर, अनुशीलन समिति जैसे ग्रुप्स के सदस्य थे। एक बड़ा नाम त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती महाराज का है। उन्होंने अपनी आत्मकथा में बक्सा कैंप की कठोर जिंदगी के बारे में लिखा भी है। अच्छा। और भी कई नेता कार्यकर्ता सालों तक यहाँ नजरबंद रहे। तो ये किला सिर्फ लोकल झगड़ों का गवाह नहीं, बल्कि भारत की आज़ादी की लड़ाई के दमन और बलिदान का भी प्रतीक बन गया। तो 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसके बाद अलीपुर द्वार का क्या हुआ? क्या उसे तुरंत जिला बना दिया गया? नहीं, आज़ादी के फौरन बाद नहीं। विभाजन के बाद और जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तब भी अलीपुर द्वार पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले का ही एक सब डिवीजन बना रहा, और ये स्थिति कई दशकों तक चली। लेकिन इस दौरान, मतलब आज़ादी के बाद, इलाके में एक और बड़ा आर्थिक और सामाजिक बदलाव आया। वो क्या था? वो था चाय बागानों का जबरदस्त विस्तार। डुआर्स की मिट्टी, यहाँ का मौसम चाय के लिए एकदम सही था। हाँ, ये तो सुना है। अंग्रेजों के टाइम में शुरू हुई चाय की खेती आज़ादी के बाद और तेजी से फैली। बड़े बड़े टी एस्टेट्स बने। इसने न सिर्फ इलाके का नज़ारा बदला, बल्कि इसकी डेमोग्राफी, मतलब आबादी की बनावट, उसको भी बहुत गहराई से बदला। डेमोग्राफी को कैसे? लोग बाहर से आए? हाँ, बिल्कुल। इन बड़े चाय बागानों में काम करने के लिए मजदूरों की बहुत ज़रूरत पड़ी। तो छोटा नागपुर पठार से, मतलब आज का झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वहाँ से बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग आए। और पड़ोस के नेपाल से नेपाली भाषी लोग यहाँ आकर बस गए। अच्छा। ये लोग अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज सब साथ लाए। तो अलीपुर द्वार की जो पहले से मिलीजुली आबादी थी, राजबंशी, राभा, मेच, बोडो, उसमें और नए रंग जुड़ गए। बंगाली, आदिवासी, नेपाली समुदाय सब यहाँ के सामाजिक बुनावट का हिस्सा बन गए। और इसका जो स्ट्रेटेजिक महत्व था, भूटान बॉर्डर, नॉर्थ ईस्ट का रास्ता, वो कम हुआ आज़ादी के बाद? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बना रहा, बल्कि शायद और बढ़ गया। भूटान के साथ बॉर्डर, असम और बाकी नॉर्थ ईस्ट राज्यों से नजदीकी, सड़क और रेलमार्ग से ये एक इम्पोर्टेंट ट्रांजिट पॉइंट बना रहा। तो फिर आखिरकार इससे अलग जिले का दर्जा कब और क्यों मिला? काफी देर लगी इसमें तो। हाँ, देर लगी। अलग जिले की मांग काफी समय से थी। इसके पीछे कई कारण थे। एडमिनिस्ट्रेटिव सहूलियत, लोकल लोगों की इच्छा है, इलाके का अपना अलग ज्योग्राफिकल और सोशल कैरेक्टर। आखिरकार 25 जून 2014 को पश्चिम बंगाल सरकार ने जलपाईगुड़ी जिले को बांटकर
अलीपुरद्वार को राज्य का 20वां जिला बना दिया। इसका अपना हेडक्वार्टर, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बना। ये एक जरूरी पड़ाव था इस इलाके के लिए। तो आज एक नए जिले के तौर पर अलीपुरद्वार की पहचान क्या है? क्या ये सिर्फ गेटवे ही है या कुछ और भी? भूटान का गेटवे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का गेटवे, ये इसकी ज्योग्राफिकल सच्चाई है। ट्रेड ट्रांसपोर्ट के लिए ये आज भी उतना ही अहम है। लेकिन अब इसकी पहचान सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। और क्या खास है इसकी पहचान में? इसकी दूसरी बड़ी पहचान है इसकी अद्भुत, अविश्वसनीय बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। ये नेचर लवर्स के लिए, वाइल्ड लाइफ देखने वालों के लिए समझिए एक स्वर्ग है। जैसे कौन सी जगह है? मशहूर बक्सा टाइगर रिजर्व इसी जिले में है। अब बाघों की संख्या पर भले ही बहस हो, लेकिन यहाँ तेंदुआ, हाथी, गौर, सांभर, क्लाउडेड लेपर्ड और सैकड़ों तरह के पक्षी मिलते हैं। फिर है जल्दापाड़ा नेशनल पार्क। हाँ, गेंडों के लिए मशहूर है। बिल्कुल, एक सींग वाले भारतीय गेंडे के लिए फेमस है। और चिलापाटा के घने जंगल, जो हाथियों के कॉरिडोर के लिए जाने जाते हैं, और उनका अपना ऐतिहासिक महत्व भी है। ये जंगल, ये वन्य जीव, ये अलीपुरद्वार की बहुत कीमती धरोहर हैं। और संस्कृति, इतने सारे समुदायों का जिक्र हुआ, इसका कल्चरल फैब्रिक कैसा है? यहाँ का कल्चरल ताना बाना बहुत रिच है, बहुरंगी है। आप सोचिए, एक ही जगह पर आपको राजवंशी संस्कृति मिलेगी जो यहाँ की मूल संस्कृति है। साथ में राभा, मेच, टोटो जैसे स्वदेशी समुदायों के अपने अनोखे रीति रिवाज, परंपराएं हैं। फिर चाय बागानों के साथ आए जो आदिवासी समूह हैं, उरांव, मुंडा, संथाल वगैरह, उनकी अपनी वाइब्रेंट संस्कृति है। नेपाली समुदाय का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ है। उनकी भाषा, संगीत, त्योहारों का गहरा असर है। बंगाली संस्कृति तो है ही, और भूटान बॉर्डर से सटा होने के कारण भूटानी कल्चर की भी झलक मिलती है। वाह, मतलब काफी मिला-जुला माहौल। हाँ, एक अद्भुत संगम है। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग त्योहार, खान पान में विविधता, एक मिनी इंडिया जैसा फील आता है। तो इकोनॉमी के लिहाज से आज क्या स्थिति है? चाय बागान तो है ही। हाँ, चाय बागान आज भी इकोनॉमी का एक मेन पिलर है। बहुत लोगों को रोजगार मिलता है इनसे। इसके अलावा एग्रीकल्चर भी इंपॉर्टेंट है। धान, जूट, सब्जियां होती हैं। और अब इसकी नेचुरल ब्यूटी और वाइल्ड लाइफ के कारण टूरिज्म भी धीरे धीरे एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री बन रहा है। अच्छा, टूरिज्म भी? हाँ, होम स्टे खुल रहे हैं, जंगल सफारी, इको टूरिज्म, ये सब एक्टिविटीज बढ़ रही हैं। तो कह सकते हैं कि आज का अलीपुरद्वार इतिहास, प्रकृति और विविध संस्कृतियों का एक अनोखा मिश्रण है। वाकई, ये एक जगह की कहानी नहीं, ये तो समय के साथ बदलते भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, सबकी कहानी है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो हमने देखा कि कैसे अलीपुरद्वार एक पुराने ट्रेड रूट और स्वदेशी धरती से भूटानी प्रभाव में आया, फिर सिंचुला संधि के बाद ब्रिटिश कंट्रोल में, जहां रेलवे जंक्शन बना, तो बक्सा किले में आज़ादी के संघर्ष की गूंज भी सुनी। आज़ादी के बाद चाय बागानों का सेंटर बना, और आखिर में 2014 में एक अलग जिला, जो आज भूटान और नॉर्थ ईस्ट का गेटवे तो है ही, साथ ही अपनी नेचुरल और कल्चरल वेल्थ के लिए भी जाना जाता है। बिल्कुल सही कहा। इस पूरी यात्रा से कुछ खास बातें सामने आती हैं। पहली, अलीपुरद्वार की किस्मत हमेशा से इसकी लोकेशन, मतलब द्वार या गेटवे होने से जुड़ी रही है। इसी ने इसे पहले ट्रेड रूट बनाया, फिर भूटानी और ब्रिटिश कंट्रोल का टारगेट, और आज भी ये पहचान का अहम हिस्सा है। सही। दूसरी बात, पॉलिटिकल बदलावों ने इसे बार बार नया रूप दिया, चाहे वो कोच भूटानी झगड़े हों, सिंचुला संधि हो या जिले का बनना। तीसरी, इकोनॉमिक जरूरतों ने इसके विकास की दिशा तय की, पुराने व्यापार से लेकर रेलवे और फिर चाय बागान तक। ये तीनों चीजें भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था आपस में उलझी हुई हैं। और बक्सा किला, वो भी तो इस कहानी का एक स्थायी प्रतीक है। हाँ, बक्सा किला सचमुच इस पूरी कहानी का एक बहुत पावरफुल सिंबल है। ये दिखाता है कि कैसे एक ही जगह समय के साथ कितने अलग अलग मतलब रख सकती है। कभी ये रीजनल पावर का सेंटर था, भूटानी काल, फिर ये कॉलोनियल दमन और राष्ट्रीय विरोध का स्थल बना, ब्रिटिश काल, जेल, और आज ये एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है, टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। ये किला अलीपुरद्वार के बदलते भाग्य का गवाह है। तो आज के समय में देखें तो अलीपुरद्वार सिर्फ गुजरने का रास्ता नहीं है, ये अपने आप में एक डेस्टिनेशन है। अपनी बायोडाइवर्सिटी, जंगल, वाइल्ड लाइफ और मिली-जुली संस्कृति के साथ इतिहास और प्रकृति यहाँ साथ साथ चलते हैं। हाँ, और ये सब समझने के बाद एक सवाल या कहिए एक विचार मन में आता है, खासकर भविष्य को देखते हुए। जैसे जैसे इस इलाके में विकास तेज हो रहा है, अच्छी सड़कें बन रही हैं, कनेक्टिविटी बढ़ रही है,
टूरिज्म, दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, तो आने वाले टाइम में अलीपुर द्वार अपनी इस कीमती ऐतिहासिक विरासत, अपनी नाजुक जैव विविधता और अपनी इस अनोखी बहुरंगी सांस्कृतिक पहचान को कैसे बचाकर रख पाएगा? ये संतुलन साधना मुश्किल होगा। हाँ, विकास और संरक्षण के बीच ये बैलेंस बनाना एक बड़ी चुनौती होगी। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर पॉलिसी मेकर्स को, लोकल कम्युनिटीज़ को और शायद हम सबको सोचने की ज़रूरत है।